स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। पेज नंबर है ये पेज नंबर 14 पे। ऑल राइट। तो अगर आपके पास आपने टेक्स्ट बुक निकाल ली होगी तो ये जो चैप्टर है हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे समझने में इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कई टर्म्स ऐसे आ सकते हैं कि जो आपको समझने में डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, तो फिर हम लोग इसे लाइन टू लाइन ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो पेज नंबर 14 पे जो पहला पैराग्राफ है उससे हम स्टार्ट करते हैं। वी शेयर दिस प्लानट विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया, lichens to banyan trees, elephants and blue whales. This entire habitat we live in has immense biodiversity. मतलब हमारा जो एक अर्थ है वो एक पूरा एक सिस्टम से बना हुआ है, जिसमें हम वो अर्थ को सभी टाइप के ऑर्गेनिजम्स से शेयर करते हैं। छोटे से छोटे बैक्टीरिया हो और बड़े से बड़े अगर कोई जानवर है तो वो है ब्लू व्हेल। तो उससे पूरा ये हम पूरा वर्ल्ड हम शेयर करते हैं। और ये पूरा जो हमारा हैबिटेट है उसमें काफ़ी बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही है कि जो भी लिविंग थिंग्स है वो काफ़ी डिफरेंट इन शेप, साइज़ और उसके कलर, टेक्सचर में काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि प्लांट्स है तो प्लांट्स और ह्यूमंस से अलग होते हैं। एनिमल्स होता है, एनिमल्स वो सभी खुद अपने डिफरेंट होता है, लेकिन वो भी प्लांट्स ह्यूमन से अलग हो जाते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स है जैसे फिश है, वो सब भी डिफरेंट होता है। दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। वी ह्यूमंस along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence। मतलब क्या है कि पहली चीज़ है इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है समझो। इकोलॉजिकल सिस्टम मतलब ऐसा होता है कि जिसमें छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म सारे मिलके एक दूसरे के लिए ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जिस वजह से जो सारे ऑर्गेनिजम्स है जो एक सिस्टम में रह रहे हैं वो सिस्टम में उन्हें मतलब सर्वाइवल के लिए उन्हें एक दूसरे से कुछ ना कुछ मिल जाता है। ठीक है। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में ही बताया गया है कि मतलब क्या होता है कि ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, हम इस इकोलॉजिकल सिस्टम में के हम खुद भी एक पार्ट है, ह्यूमंस भी एक पार्ट है। और ये इकोलॉजिकल सिस्टम कैसे चलता है? द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूस आवर फूड विदाउट विच वी कैनॉट सर्वाइव। भी ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए। तो प्लांट्स है, प्लांट्स ही वो फूड ग्रोथ करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एयर की क्वालिटी है उसमें कई डिफरेंस लाता है। और जो प्लांट्स है वो भी काफ़ी सारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिस वजह से हमारा सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। ठीक है। फॉरेस्ट प्ले की रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग बिंग्स डिपेंड। एक फॉरेस्ट है ये हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का एक बड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि फॉरेस्ट से ही सारे एनिमल्स और ह्यूमन लाइफ को जो भी चीज़ चाहिए वो सब सर्वाइवल के लिए वो सब उन्हें वहीं से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लोरा और फौना में। व्हाट इज़ फ्लोरा एंड फौना? तो फ्लोरा मतलब सिंपल है कि प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स और ग्रास, ये सब पूरा पार्ट फ्लोरा के अंदर आ जाता है। और फौना में होता है एनिमल्स, बर्ड्स और एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है। मतलब जो एनिमल जो लिविंग थिंग्स जो मूव अपने हिसाब से नहीं कर सकती, दोज आर फ्लोरा। एंड जो अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं दैट इज़ फौना। ठीक है। फ्लोरा और फौना को अगर तुम अलग लैंग्वेज में यूज़ करने जाओगे तो दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। इन फैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स richest countries in terms of its vast array of biological diversity and has nearly 8% of the total number of species in the world। क्या है कि अगर इंडिया बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ में एनिमल्स भी आ गए, बर्ड्स भी आ गए और प्लांट्स भी आ गए। और ये 8% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल डिफरेंट स्पीसीज़ इंडिया में अवेलेबल है। दिस इज़ पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। यानी इंडिया में हमने जितना डिस्कवर किया है ना उसके कंपैरिजन में ये जो नंबर है वो ट्वाइस या थ्राइस है। यानी अभी सपोज हमने सिर्फ 33% यानी 1/3 ही हमने जो भी डिस्कवर किया है इंडिया के
अलग अलग स्पीसीज़, वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मिलके। तो मतलब हमने सिर्फ 1/3 ही स्पीसीज़ को डिस्कवर किया, बाकी 2/3 या 66% डिस्कवर करना बाकी है। You may have realized that the importance of these resources in our daily life. These diverse flora and fauna are so well integrated in our life that we take these for granted. But lately they are under great stress mainly due to insensitivity to our environment. क्या है कि ये जो फ्लोरा और फोना है वो हमारे लाइफ का एक सिस्टम बन चुका है, क्योंकि क्या है कि फॉरेस्ट है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सब हमें सर्वाइवल के लिए फूड, वाटर और एयर देते हैं। तो ये पूरा जो एक सिस्टम बन चुका है कि ह्यूमंस और एनिमल्स और प्लांट्स एक साथ मिलके जो रहते हैं, वो सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या आई है कि जो भी अलग अलग स्पीसीज़ है उन्हें काफ़ी सारा ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ या ओवर उनका यूज़ होके वो लोग अभी कम हो गए, यानी उनके उनका जो उनका अस्तित्व हम कहते हैं कि वो काफ़ी डेंजर में आ गया है। ठीक है, सम एस्टिमेट सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटन्ड लिस्ट। थ्रेटन्ड लिस्ट क्या होती है कि उनका शायद वो एक्सटिंक्ट हो जाए, उनका जो भी अस्तित्व है, उनका एग्जिस्टेंस है, वो डेंजर में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि 10% ऑफ इंडियाज वाइल्ड फ्लोरा मतलब वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और 20% ऑफ इंडिया के मैमल्स। मैमल्स वो एनिमल्स होता है, तुमने पढ़ा होगा कि वो जो वो डायरेक्ट एग्स नहीं देते, वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं। ह्यूमंस भी एक टाइप के मैमल्स हो गए। ठीक है, तो ये 10% ऑफ वाइल्ड फ्लोरा और 20% ऑफ मैमल्स काफ़ी थ्रेटन्ड है। मेनी ऑफ दिस वुड बी नाउ कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल, दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, like the cheetah, pink-headed duck, mountain quail, forest-spotted owlet, and plants like Maduca ignis, a wild variety of mahua, and Habardia heptaneorum, a species of grass। मतलब ये एग्जांपल्स दे कि ये सब जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनको काफ़ी ख़तरा है उनके एग्जिस्टेंस के लिए, और वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, यानी टोटली वाइप आउट हो सकते हैं अर्थ पे से। इन फैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीसीज may have already been lost. Today we only talk of larger and more visible animals and plants that have become extinct. But what about smaller animals like insects and plants? यानी हम लोग ने ये जो सब एग्जांपल्स देखे वो हमारे सामने हमें इजीली दिखता है, बड़े बड़े प्लांट्स और एनिमल्स है, वो शायद हमें लगता है कि वो शायद एक्सटिंक्ट हो सकता है, लेकिन जो पुराने बर्ड्स और अरे सॉरी छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं और वो प्लांट्स हैं उनका क्या। ठीक है, let us now understand the different categories of existing plants and animal species based on the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, जिसको शॉर्ट में IUCN कहते हैं। We can classify the follows। हम जो species है उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं तो हम वो देखते हैं। ये शायद आपको 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉर्मल स्पीसीज़ क्या होता है, एंडेंजर स्पीसीज़ क्या होती है, वल्नरेबल स्पीसीज़ क्या होती है, रेयर स्पीसीज़ क्या होती है, एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होती है, और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो हमें सबको डिटेल में पढ़ते हैं। नॉर्मल स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर द सर्वाइवल सच एज कैटल, सॉल, पाइन, रोडेंट्स एक्सेट्रा। जो स्पीसीज़ है उनका पॉपुलेशन नॉर्मल है, यानी अगर कुछ हुआ तो एकदम से वाइप आउट नहीं हो जाएगा, एकदम से उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में देखते हैं। दिस स्पीसीज आर विच दिस आर स्पीसीज विच आर इन danger of which are in danger of extinction. The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to a decline in their population continue to operate. The examples of such species are black buck, crocodile, Indian wildlife, Indian rhino, lion-tailed macaque, संगा etc. ये ऐसे स्पीसीज है जो एक्सटिंक्शन के लिए बढ़ रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो नहीं गए लेकिन एंडेंजर्ड मतलब वो डेंजर है उनके ऊपर कि वो कभी एक्सटिंक्ट हो सकता है। Vulnerable species. These are species whose population has declined to levels from where it is likely to move into endangered category in the near future if the negative factors continue to operate. मतलब क्या है कि ये species है ना endangered नहीं है, लेकिन अगर उनके आसपास के जो नेगेटिव फैक्टर्स है वो इफेक्ट करेंगे तो वो endangered species बन सकते हैं। Rare species. Species with small population may move into endangered or vulnerable category if the negative forces अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। मतलब रेयर स्पीसीज मतलब ऐसे स्पीसीज है जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है, लेकिन वो अगर कोई नेगेटिव फैक्टर्स अगर उन्हें अफेक्ट करे तो वो
एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ सकता है ऐसा. देयर दी एंडेमिक स्पीसीज, दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और geographical barriers. Example of such species are Andaman teal, Nicobar pigeon, Andaman white pig, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश. एंडेमिक स्पीसीज ऐसी होती है कि जो कई ऐसे जोग्राफिकल या नेचुरल हैबिटेट में दिखे जाते हैं जो वहीं पर होते हैं, वहीं पर पाए जाते हैं, उसके बाहर कहीं पर भी वो दिखेंगे नहीं. ठीक है. एक्सटिंक्ट स्पीसीज, दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन और likely areas where they may occur. A species may be extinct from local area, region, country, continent or the entire earth. ऐसे स्पीसीज़ होते हैं कि जो एक्सटिंक्ट मतलब जो उनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है. वो शायद अगर वो एक सिटी से, एक स्टेट से या एक कंट्री से उनकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो सकती है, कई बार वो पूरे टोटली अर्थ पे से ही गायब हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो डायनासोर्स है, वो डायनासोर्स पूरे अर्थ पे से एक्सटिंक्ट हो गए, वो अभी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है. ठीक है. कई ऐसे एनिमल्स हैं जो पहले इंडिया में थे लेकिन अभी नहीं है. वैसे कई, जैसे कि इंडियन डॉल्फिन है, वो अभी इंडियन ओशन में ही है. अब अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो वो वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए. ठीक है. ये मतलब शॉर्ट में मैं तुम्हें समझा देता हूँ. नॉर्मल स्पीसीज़ जिनका पॉपुलेशन ऐसे लेवल पे होता है कि नेगेटिव फैक्टर्स अगर उनको अफेक्ट करेंगे तो भी इतने बुरी तरह से अफेक्ट नहीं होते वो लोग. एंडेंजर्ड स्पीसीज़ मतलब ऐसे स्पीसीज़ जो एक्सटिंक्शन के तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर नेगेटिव फैक्टर्स से उनका जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है, वो शायद फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो भी सकता है. वल्नरेबल स्पीसीज़ जो पॉपुलेशन उनका कम है लेकिन अगर नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे उनको और ज़्यादा, तो एंडेंजर्ड में जा सकते हैं. रेयर स्पीसीज़ ऐसे स्पीसीज़ जो एक फिक्स जगह पर ही मिलते हैं, उसके अलावा और कहीं मिलेंगे नहीं. एंडेमिक स्पीसीज़ ऐसे स्पीसीज़ है कि जो कई जोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं और वो वहाँ पर आइसोलेट हो जाते हैं, उसके बाहर वो कभी निकलते नहीं है. और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होते हैं कि जो या तो कोई एरिया से या तो कोई पूरे अर्थ से वो टोटली उनका पॉपुलेशन ख़त्म हो गया, वो टोटली गायब हो गए. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फियरफुल डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना. क्या ऐसे फैक्टर्स है जिसके वजह से स्पीसीज़ नॉर्मल से एंडेंजर्ड में और एंडेंजर्ड से एक्सटिंक्ट में जा सकता है. इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू अ रिसोर्स ऑपरेटिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइस, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर एक्सेट्रा. ये सब जो एग्जांपल है, जैसे वुड, बार्क, लीव्स, ये सब चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज है, हमारे डेली लाइफ के लिए, यूज़ के लिए चाहिए. तो हमने नेचर को एक रिसोर्सेज के हब के तरफ ट्रांसफॉर्म कर दिया है हम लोग. ये सब जो भी रिसोर्सेज है वो कंटिन्यूसली ऑब्टेन करता है. सो इट इज़ वी आवर सेल्व्स हु हैव डिप्लीटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग द colonial period due to the expansion of railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities. क्या हुआ था, क्या होता है कि हम लोग ये सब जो रिसोर्सेज हमारे लिए यूज़ करते हैं, तो वो रिसोर्सेज के वजह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कम होते जाती है, जिसके वजह से कई स्पीसीज़ या तो एंडेंजर्ड हो जाते हैं या तो फिर कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाता है. ये सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था कॉलोनियल पीरियड में, मतलब जो ब्रिटिशर्स हमारे पर राज करना आए थे, क्योंकि उन्होंने एक्सपांड करना चाहा कोलोनाइजेशन के में. जो रेलवेज़ है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल और माइनिंग एक्टिविटीज़ है, वो सब उन्होंने एक्सपांड किया, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था इंडिया के कई सारे स्पीसीज़ में. Even after independence, agriculture expansion continues to be one of the major causes of depletion of forest resources. यानी इंडिपेंडेंस के बाद भी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही है, उसके वजह से फॉरेस्ट रिसोर्सेज काफ़ी डैमेज हो गए और उनका डिप्लीशन स्लोली हो रहा है. बिटवीन 1951 एंड 1980, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड ऑल ओवर इंडिया. यानी जो फॉरेस्ट लैंड है, ऑफकोर्स उसकी सॉइल काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि फॉरेस्ट ग्रो हो रहा है, तो फॉरेस्ट कट करके उसको एग्रीकल्चर लैंड में, यानी 26,200 स्क्वायर किलोमीटर्स 1951 से 1980 के बीच कन्वर्ट कर दिया गया था एग्रीकल्चर के यूज़ के लिए. ठीक है. जिसकी वजह से फॉरेस्ट काफ़ी कम हो गए थे. Substantial parts of tribal belts, especially in the northeastern and central India, have been deforested or degraded by shifting cultivation, a type of slash and burn agriculture. Slash and burn agriculture मतलब क्या होता है कि जो
सपोज राइस का एक प्लांट है, हम राइस का प्लांट ग्रो करते हैं तो उसमें से जो राइस निकलना है वो निकाल लेते हैं, लेकिन वो जो प्लांट रह जाता है वो प्लांट का वो क्या करता है, तो प्लांट को जला देता है। वो प्लांट अगर जल जाता है, उसका जो ऐश है वो ऐश अगर सॉइल में डिपॉजिट होता है तो वो सॉइल ख़राब हो जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम शायद वो सॉइल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती। इस तरह से स्लोली जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का टाइप है, जो मेथड है, उससे सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है, जिसके वजह से क्या हुआ है कि सेंट्रल इंडिया और बाकी का जो पार्ट है जहाँ पर ट्राइबल बेल्ट्स है, ट्राइबल बेल्ट्स यानी जो ट्राइबल पब्लिक रहती है वहाँ पर, वो जो मॉडर्न नहीं होता है, वो लोग काफ़ी बैकवर्ड होता है, वो सिर्फ ऐसा जंगल में वो सब जगह रहते होते हैं, तो वो पूरा ट्राइबल बेल्ट है वो पूरा कन्वर्ट कर दिया गया हमने एग्रीकल्चर के उसमें, और वो उस वजह से वो वहाँ पर काफ़ी फॉरेस्ट का डिप्लीशन हुआ है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू a loss of forest. Since 1951, over 5,000 square kilometer of forest was cleared for river valley projects. बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उनके वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है, जैसे कि डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं हम रिवर के आसपास, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे काफ़ी एरिया है उसको कट करके, काफ़ी ट्रीज़ को कट करके वहाँ पर डैम बनाना पड़ता है। इसमें एक एग्जांपल दिया है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट्स लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश विच वुड इनंडेट 40,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट। जो नर्मदा प्रोजेक्ट है, जो नर्मदा का पानी जो गुजरात से महाराष्ट्र में जाता है, तो महाराष्ट्र में जहाँ वहाँ वो लोग डैम बांध रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा कि अगर वो डैम का जो प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्ट करने के वजह से वहाँ पर काफ़ी सारा फॉरेस्ट लैंड वो टोटली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। बक्सा टाइगर रिजर्व मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर टाइगर्स के लिए वो पूरा एक सेंचुरी जैसा बना दिया गया, वहाँ पर पब्लिक आ नहीं सकते और टाइगर्स वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। वो एरिया है वो टोटली वो डोलोमाइट माइनिंग के वजह से वो जो एरिया है वहाँ का फॉरेस्ट में काफ़ी बड़ा थ्रेट, वो काफ़ी बड़ा डेंजर आ चुका है। इट हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीसीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर्स इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। उसके वजह से क्या हुआ, वो डोलोमाइट माइनिंग के वजह से वो काफ़ी सारे स्पीसीज़ का जो नेचुरल हैबिटेट है, मतलब नेचुरल रहने की जगह है, वो वहाँ से हट गई है, और माइग्रेशन रूट होता है कई लोगों का, एलिफेंट्स का और ये सब का, वो भी रुक गया है वहाँ पर। ठीक है। Many foresters and environmentalists hold the view that the greatest degrading factors behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection. कई जो फॉरेस्टर्स और एनवायरमेंटलिस्ट क्या मानते हैं कि ग्रेजिंग यानी जो वाइल्ड लाइफ का ग्रेजिंग होता है, और फ्यूल वुड कलेक्शन यानी जो बर्निंग के लिए जो वुड यूज़ होता है, वो वुड कलेक्ट करते हैं जो झाड़ काट के, उसके वजह से काफ़ी सारा फॉरेस्ट कवर इंडिया का ख़त्म हो गया है। द फैक्ट रिमेन्स दैट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फ्यूल फॉर द डिमांड इज मेट बाय लूपिंग substantial part of the fuel for the demand is met by looping rather than by felling entire trees। यानी क्या करते हैं लूपिंग, मतलब आधे ट्री को काट देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो आधा ट्री वहीं पर रह जाता है, नहीं तो अगर पूरा ट्री काट देंगे तो शायद उस जगह दूसरा पूरा ट्री भी बढ़ जाएगा। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर रिपोजिटरीज ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज दैट मीट द डिमांड्स ऑफ the rapidly expanding industrial urban economy. These protected areas thus mean different things to different people and therein lies the fertile ground for conflicts। क्या होता है कि फॉरेस्ट मिनरल्स है और सारे रिसोर्सेज के लिए भी काफ़ी बड़ी जगह है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कई लोगों को वो फॉरेस्ट अपने के रिसोर्सेज अपने लिए चाहिए, तो दूसरे रीजन के लोग उसको छीनने के लिए आते हैं, जिसके वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर आर फैक्टर्स विच हैव लेड टू डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो फॉरेस्ट में कई स्पीसीज है फ्लोरा और फौना के, उनका हैबिटेट है उसका डिस्ट्रक्शन, हंटिंग लोग करते हैं, पोचिंग, पोचिंग मतलब जो एनिमल्स के स्किन के लिए उनको हंटिंग करना, उसको पोचिंग कहता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज को आप यूज़ कर रहे हो। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हो, और पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स, ये सब
जो फैक्टर्स है उसके वजह से इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है. अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर इन अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग. ओवर एक्सप्लॉयटेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. दूसरा कॉजेज क्या है कि एनवायरमेंट का तुम डिस्ट्रक्शन कर रहे हो. अनइक्वल एक्सेस, कई लोगों को ज़्यादा एक्सेस मिल रहा है, कई लोगों को कम मिल रहा है. इनइक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का तुम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से वो नए फॉर्म नहीं हो रहे. However, an average American consumes 40 times more resource than average Somalian. Similarly, the richest 5% of Indian society probably cause more ecological damage because of the amount they consume than the poorest 25%. The former shares minimum responsibilities for environmental well-being. The question is who is consuming what for and from where and how much. यानी जो इंडियन जो रिच पब्लिक है वो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है कंपैरेटिवली जो 25% इंडिया के पुअर है उसके हिसाब. तो ये जो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है. द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू. द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली correlated with the loss of cultural diversity. Such losses have increasingly marginalized impoverished many indigenous and other forest dependent communities who directly depend on various components of the forest and wildlife for food, drink, medicine, culture, spirituality, etc. Within the poor, women are affected more than the men. क्या होता है कि कल्चरल नुकसान भी काफ़ी हुआ है क्योंकि हमने देखा कि कई ट्राइबल्स ऐसे होते हैं कि जो फॉरेस्ट को अपना घर मानते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका कल्चर फॉरेस्ट में ही चलता है, उनका जो मेन रिसोर्सेज का एक्सचेंज है वो भी फॉरेस्ट में होता है. तो फॉरेस्ट कवर के कम होने से ये पूरा कल्चरल जो ट्राइब्स है वो भी ख़त्म हो जा रहा है. वो लोग भी जहाँ पर उनका जो हैबिटेट है, जो नेचुरल हैबिटेट, वो छोड़ के वो लोग शहर में रहने को आ रहे हैं. ठीक है. In many societies, women bear the major responsibilities of collection of fuel, fodder, water, and other basic subsistence needs. As these resources are depleted, the drudgery of women increases, and sometimes they have to walk for more than 10 kilometers to collect their resources. Women को ज़्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि वुमेन ही कई बार दूर पानी लेने जाते हैं, वुड लेने जाते हैं. ये सब वजह से क्या होता है कि अगर फॉरेस्ट कवर कम होगा तो कई बार कई लेडीज़ को 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था ये सब फ्यूल यानी फूड वाटर और या तो फिर फ्यूल वुड कलेक्शन के लिए. And this causes serious health problem for women and negligence of home and children because of their increased hours of work, which often has serious social implications. इसके वजह से वुमेन के हेल्थ को भी इफेक्ट होता है. वो चिल्ड्रन को निगलेक्ट करते हैं तो उनके चिल्ड्रन को भी हेल्थ के इफेक्ट्स होता है. द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ सच एज सीवियर ड्रॉट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इंड्यूस फ्लड एक्सेट्रा ऑल्सो हिट द पुअर हार्डेस्ट. अगर फॉरेस्ट कवर कम हो जाएगा तो वो डायरेक्टली फ्लड से रिलेटेड, और फ्लड के आने के वजह से भी काफ़ी पॉवर्टी बढ़ सकती है. पॉवर्टी इन दिस केसेस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन. देयरफॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट. इट इज़ इम्परेटिव टू अडेप्ट साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज. फॉरेस्ट कवर कम होने से पॉवर्टी भी ज़्यादा बढ़ती है जिसके वजह से क्या हुआ कि पॉवर्टी मतलब जो फॉरेस्ट कवर कम होने से पूरे हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, एनवायरनमेंट को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है. नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट पे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. ठीक है. कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट हैज़ बिकम एसेंशियल. बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर एंड सॉइल. हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए हमारा एनवायरनमेंट और हमारे फॉरेस्ट और पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को? क्योंकि यही कंजर्वेशन के वजह से हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी सस्टेन रहती है और हमें जो सपोर्ट मिलता है जैसे कि वाटर है, एयर है, सॉइल है, ये सब चीज़ें भी हम कंजर्व कर सकते हैं. इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग. मतलब ये जो कंजर्वेशन होगा उसके वजह से क्या होगा कि जो प्लांट्स है जो अगर एक्सटिंग होने जा रहे हैं तो एक्सटिंग नहीं होंगे और उनका ग्रोथ भी अच्छा होएगा, जिसके वो प्लांट्स के वजह से काफ़ी एनिमल्स को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा
और यानी एनिमल्स को खाने पीने में वो प्लांट्स काफ़ी मिलेंगे, और उसके वजह से एनिमल्स का ग्रोथ अच्छा रहेगा। तो हम लोग जो एनिमल ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो शायद सपोज़ मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एक काऊ को खाने के लिए जो घास चाहिए वो अगर उसे मिल जाता है तो वो अच्छा दूध देगी। अगर शीप को अच्छा वो खाना मिल रहा है तो शीप अच्छा वूल देगा। यानी जो एनिमल ब्रीडिंग है वो भी टोटली कनेक्टेड है कंजर्वेशन ऑफ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। For example, in agriculture, we are still dependent on traditional crop varieties. Fisheries are too heavily dependent on the maintenance of aquatic biodiversity. एग्रीकल्चर के लिए हम ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स है उसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इन 1960s and 70s, conservationists demanded a national wildlife protection program. The Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972. 1960s से 70s के बीच जो कंजर्वेशनलिस्ट थे, जो कंजर्व करना चाहते थे हमारे इकोलॉजिकल और बायोडाइवर्सिटी को, तो कंजर्वेशनलिस्ट ने डिसाइड किया कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक प्रोग्राम चाहिए। तो 72 में एक नया एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें कई सारे प्रोविजंस थे हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। An all India list of protected species was also published. Thus, the thrust of program was towards protecting remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife. जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोग्राम बना, उसमें हंटिंग को बैन कर दिया गया। उनके पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन के लिए ऐसे कई जो मेथड्स थे वो अपनाने लगे, और उसके वजह से क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स established national park and wildlife sanctuaries about which you have already studied. The central government also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including the tiger, the one-horned rhinoceros, the Kashmir stag or Hangal. Three types of crocodiles: freshwater crocodile, saltwater crocodile and the घड़ियाल, द एशियाटिक लायन एंड अदर्स। ये सब एग्जांपल दिए कि हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे प्रोग्राम्स और ऐसे मेथड्स बनाए जिसके वजह से हम ये सब जो एग्जांपल दिए एनिमल्स को उसको प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे थे। अगर तुम 10 साल पहले देखो तो टाइगर्स भी इंडिया में काफ़ी कम हो गए थे, अराउंड 1000 टाइगर से 1000 टाइगर्स ही बचे थे। लेकिन उनका जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसमें जो सेंचुरीज बनाए, सेंचुरी एक क्या होती है, एक पूरा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट होता है जिसमें पूरी तरह से हंटिंग बैन होता है। कोई अगर ह्यूमन वहाँ पर अंदर जाना चाहे तो भी उसको वो फॉरेस्ट में जाने नहीं देते। तो ऐसे सेंचुरीज़ के वजह से सब ये सब जो एनिमल्स के एग्जांपल दिए वो सब अब हम लोग ने उन्हें यानी एक्सटिंक्ट होने से रोक लिया, और उनकी पॉपुलेशन भी स्लोली अभी बढ़ रही है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये तुम घर पे पढ़ लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है पेज उसी को हम देखते हैं। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर देन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। देयर इज नाउ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स क्या देख रहे हैं कि सिर्फ एक टाइगर को या सिर्फ एक कोई क्रोकोडाइल को कंजर्व नहीं करना, हमें पूरे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। यानी उस फॉरेस्ट में जो भी वाइल्ड लाइफ है, वो जो भी फ्लोरा और फौना है, सबको कंजर्व करना है हमें, ठीक है। In the notification under the Wildlife Act of 1986, several hundred butterflies, moths, beetles and one dragonfly have been added to the list of protected species. यानी ये सब एग्जांपल दे कि कई बटरफ्लाई और मॉथ और ये सब, यानी पूरा बायोडाइवर्सिटी उसमें सब कुछ आ गया। इंसेक्ट्स भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, डोमेस्टिक एनिमल्स भी आ गए, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी आ गए, ट्रीज भी आ गए। ये सब पूरा बायोडाइवर्सिटी है, यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पूरा प्रोटेक्ट करना है हमें। सिर्फ एक स्पीसीज ऑफ एनिमल या एक स्पीसीज ऑफ प्लांट या एक स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स को प्रोटेक्ट नहीं करना है, टोटली पूरी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 और 1986 में हुआ था उसमें हमें मेन चीज़ पता चली थी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इफ़ वी वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इट इज़ rather difficult to manage, control and regulate them. In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through forest department or other government departments. These are classified under following categories. हमें अगर फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करना है तो हम खुद से नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, क्योंकि वो टोटली गवर्नमेंट और यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। तो ऐसे फॉरेस्ट कैसे होते हैं हम देखते हैं, कैसा उनका क्लासिफिकेशन होता है। रिजर्व फॉरेस्ट, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट आर regarded as most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं कि वो रिजर्व्ड होते हैं, यानी उनके वहाँ पर उनका तुम वुड नहीं काट सकते, वहाँ पर कोई तुम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हंट नहीं कर सकते।
वो सबसे वैल्यूएबल सोर्स है हमारे फॉरेस्ट के, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। ऐसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है कि जो डिप्लीट नहीं हो सकते, जो गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्ट करती है, टूटने से रोकती है उन्हें, ठीक है। अनक्लास फॉरेस्ट, दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। ऐसे फॉरेस्ट जो या तो रिजर्व भी नहीं है या तो प्रोटेक्टेड भी नहीं है, या तो वो गवर्नमेंट ओन करती है उन्हें, या तो फिर कोई प्राइवेटली ओन करता है, तो वो अनक्लास फॉरेस्ट में हो गए, जिनका कोई क्लास यानी कोई क्लास में उन्हें डिवाइड नहीं किया गया है। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रिफर्ड टू ए परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेज मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फूड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस। ऐसे फॉरेस्ट होते हैं रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की जिन्हें वुड प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें रखा गया है, और मेनली क्या होता है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको कोई इंडिविजुअल उन्हें पेड़ वेड़ काट नहीं सकता है। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, यानी ये पैराग्राफ में बाकी सब दिया है कि कैसे फॉरेस्ट कैसे है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री, वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट्स along with government officials recognizing that only this will secure their own long term livelihood। मतलब क्या होता है कि जो कई कम्युनिटीज़ होती है, जो मैंने कहा कि वो फॉरेस्ट में ही रहती है, वो ट्रेडिशनली अपना लाइफ टाइम पूरा वो फॉलो करती है, वो लोग मॉडर्न बिल्कुल नहीं होते, लेकिन वो अगर हम फॉरेस्ट कंजर्व करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो ट्राइबल लोग हैं उनका भी कंजर्वेशन होगा उस हिसाब से। In Sariska Tiger Reserve, Rajasthan, villagers have fought against mining by citing the Wildlife Protection Act. In many areas, villagers themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement। क्या होता है कि कई बार जो विलेजर्स होता है या तो फिर वो ट्राइबल लोग होता है, वो लोग ही फाइट करते हैं गवर्नमेंट को। जो सारिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, वहाँ पर विलेजर्स ने ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तौर पे उन लोग ने माइनिंग वहाँ पर रोक दिया था, क्योंकि माइनिंग करेंगे तो फॉरेस्ट भी काटने पड़ेंगे, और फॉरेस्ट काटने की वजह से वहाँ का सॉइल भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। हाँ, हम लोग थे यहाँ पर। इन many areas villagers themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement. The inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as the Bhairodev Dakau Sonchuri, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting wildlife against any outside encroachments। क्या है कि जो 5 विलेजेस है अलवार डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान में, उन्होंने डिसाइड किया है कि 1200 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट है, उसको उन्होंने सोनचूरी नाम दे दिया है। वहाँ पर उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वहाँ पर कोई फॉरेस्ट को काट भी नहीं सकता, वहाँ पर कोई हंटिंग भी नहीं कर सकता, और बाहर से कोई एनक्रोचमेंट मतलब बाहर से कोई उनको वहाँ पर वो जो लैंड है उसका वो यानी वो जो लैंड एनक्रोचमेंट का मतलब होता है कि लैंड अपने लिए छीन भी नहीं सकता है, ठीक है। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज हैज़ नॉट ओनली सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज बट हैज़ ऑल्सो शोन दैट द कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन विद इंडिजीनियस स्पीशीज कैन बी एनॉर्मसली सक्सेसफुल। चिपको मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई गवर्नमेंट पेड़ काटने को आती है तो कई जो विलेजर्स होते हैं और ट्राइबल पीपल होते हैं, वो लोग हैं ना वो ट्री को हक कर लेते हैं, मतलब उन्हें चिपक जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो उन्हें काट नहीं सकते, क्योंकि अगर वो उन्हें काटेंगे तो वो जो लोग हैं वो भी मर जाएंगे। तो इस ऐसे चिपको मूवमेंट जो हिमालयाज़ में है उन्होंने काफ़ी फॉरेस्ट को कटने से रोका है, और वो काफ़ी स्पीसीज़ को सर्वाइव करने में वो लोग काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स और डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड। ऐसा फार्मिंग होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, कि फर्टिलाइज़र्स का कम यूज़ होता है, ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है, जिसके वजह से वो लैंड को या वो सॉइल को नुकसान हो जाए, जो अभी ये सब काफ़ी डेवलप हो रहा है। फार्मर्स ऑफ द सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी एंड नवदान्य हैव शोन दैट एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल। जैसे मैंने आपको कहा कि बीज बचाओ आंदोलन तहरी में और नवदन्य एक आंदोलन हुआ था, जो आंदोलन मतलब एक मूवमेंट
मूवमेंट ऐसा हुआ था फार्मर्स का कि वो लोग ने डिसाइड किया था कि हम टेक्नोलॉजी और केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिकली ही फार्मिंग करेंगे। और वो फार्मिंग से कई अलग अलग क्रॉप्स उन्होंने ग्रो करके बताए, जिसके वजह से क्या हुआ कि उन लोग ने मतलब दिखा है कि कैसे केमिकल्स का यूज़ किए बिना भी हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं फॉरेस्ट का। इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फर्निशेस अ गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़ इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। इंडिया में क्या है कि JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जो एक ऐसा एग्जाम्पल हम बनाता है कि लोकल कम्युनिटीज़ और मैनेजमेंट के को मिलके हम एक फॉरेस्ट हमारे प्रिजर्व कर सकते हैं। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988 व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास द फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ओडिशा ने सबसे पहले जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट उन्होंने वो लॉ पास किया था। JFM डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। JFM क्या करता है कि वो ऐसे एक इंस्टीट्यूशन यानी ऐसा विलेज बना देता है वहाँ पर कि वो लोग जो फॉरेस्ट अगर डिग्रेड हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको वो लोकल इंस्टीट्यूशन और विलेजेस को मैनेज करेगा। इन रिटर्न द मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएट बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोडक्शन। मतलब क्या होगा कि ये विलेजर्स को इन रिटर्न में क्या मिलेगा कि जो फॉरेस्ट से रिसोर्सेस आ रहे हैं वो सबसे पहले उन्हें मिलेंगे। टिम्बर मतलब वुड, वही उनको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनामिक्स ऑफ बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज दैट लोकल कम्युनिटीज एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। इंडिया में हमें एक बड़ा एग्जांपल मिलता है कि पूरे लोकल जो कम्युनिटीज़ है उन सबको मिलके अगर इन्वॉल्व होंगे गवर्नमेंट के साथ, तो लोकल कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट मिलके फॉरेस्ट का वो प्रोटेक्ट कर सकता है, हम रिसोर्स को मैनेज कर सकता है, ठीक है। बट देर इज स्टिल लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग, एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ दैट आर पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग। मतलब लोकल कम्युनिटीज़ को खुद कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, पूरा डिसीजन अभी गवर्नमेंट के हाथों में ही होता है, और जो इकोनॉमिकल और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती है वही या तो फिर कोई पीपल सेंट्रिक एक्टिविटीज़ होती है, वहीं पर उनको ज़्यादा डिसीजन मेकिंग का उन्हें पावर मिलता है, ठीक है। मेन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में हमने यही पढ़ा था कि कैसे वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के ऐसे कई स्पीसीज़ है, प्लांट्स के, एनिमल्स के, इंसेक्ट्स के, जो क्या हो रहा है कि जो एक्सटिंक्ट हो रहा है, कई एक्सटिंक्ट हो गए हैं और कई एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, और कई प्रोटेक्टेड है। तो वो प्रोटेक्शन हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसके हमें फॉरेस्ट से ही हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, और वही फॉरेस्ट हमें फूड, एयर, वाटर ऐसे सब रिसोर्सेज दे रहा है। और मेनली हमें क्या है कि जो भी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को कंजर्वेशन के जो मेथड्स है वो गवर्नमेंट काफ़ी ये कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कम है। अभी भी लोकल जो पीपल है उन्हें और गवर्नमेंट को मिलके वो पूरा जो कंजर्वेशन है फॉरेस्ट का वो टोटली अपने हाथों में लेना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? ये चैप्टर में बाकी सब जो जैसे सैक्रेड ग्रोव्स है, या तो फिर वो घरियाल ऑन द ब्रिंक है, या तो फिर प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब आप घर पे एक बार पढ़ लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है।